चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन के पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। पार्ट 3 में हमने इन पॉइंट्स को कवर किया था: सील्स, स्क्रिप्ट्स, वेट्स, एंशिएंट अथॉरिटी, डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द रूलर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड पॉसिबल रीजंस ऑफ द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम स्टोरी ऑफ द डिस्कवरिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ी बात करेंगे और सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बात करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन दिस पोस्ट इन 1871, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने इंडिया में काफ़ी आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम किया था। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट जेम्स प्रिंसेप। ही वॉज अ ग्रेट आर्कियोलॉजिस्ट एंड ही हैज़ डिसाइफर्ड द अशोका इंस्क्रिप्शंस। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जेम्स प्रिंसेप के साथ भी काम किया था। हड़प्पा और उसके आसपास की जो भी साइट्स थी वहाँ से कई बार लोगों को कुछ न कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते रहते थे, लेकिन वो उसको सही से समझ नहीं पाते थे कि ये किस चीज़ से संबंधित हैं। तो कई बार उन्होंने इस चीज़ों को आर्कियोलॉजिकल सर्वे तक पहुंचाया। तो कनिंघम तक भी इस तरह की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पहुँचे, लेकिन वो भी उसका ठीक ठाक अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि ये किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है। उसके पीछे कुछ वजह थी, जैसे कि उस समय जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो जनरली टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। उनका मानना था कि अगर पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करना है, किसी सिविलाइजेशन के बारे में या लोगों के बारे में ज़्यादा पता करना है, तो जो रिलायबल सोर्स हैं वो टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस हैं। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी, जो भारत में चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे जैसे कि फाशियान और वेंसांग, उन्होंने जो अपने ट्रेवल अकाउंट छोड़े उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी इंडियन हिस्ट्री को पता करने में। और एक बात और ये भी है कि उस समय जो भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका ये मानना था, और वो ये इसी टाइम पीरियड में ज़्यादा स्टडी करते थे जो इंडिया के अर्ली हिस्टोरिक और लेटर पीरियड से रिलेटेड है। जैसे वो शुरुआत होती है 6th सेंचुरी BC से लेकर के और 7th सेंचुरी CE तक। इसलिए जब हड़प्पा से रिलेटेड जो चीज़ें उनके पास पहुंची, जैसे कि एक हड़प्पन सील उनको मिली, तो उन्होंने ये समझा कि ये शायद उस टाइम पीरियड की है जब गंगा घाटी के अंदर पहली बार भारत में शहरों की शुरुआत हुई। तो इस तरह से कनिंघम जो थे वो ये पता लगाने में असफल रहे कि ये जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं ये किसी और ही पुरानी सिविलाइजेशन के हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो एक्चुअल है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ दयाराम साहनी इन हड़प्पा एंड राखालदास बनर्जी फ्रॉम मोहनजोदड़ो, जॉन मार्शल declared in 1924 about the इंडस वैली सिविलाइजेशन। दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने जो खोज कार्य किया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, उसकी बेसिस पर जॉन मार्शल जो 1924 में डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ये दुनिया को बताया कि यहाँ बहुत पुरानी एक सभ्यता थी जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया और बाद में उसको नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन कर दिया गया। और SN रॉय एक बड़े राइटर हुए हैं जिन्होंने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा भी है कि मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर, कि मार्शल ने भारत को जहाँ से पाया था वहाँ से 3000 साल पीछे छोड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक 1924 से पहले तक ये जो भारत का इतिहास है जो माना जाता था वो लगभग इस पीरियड से माना जाता था कि जब वेदों की शुरुआत हुई, ऋग्वेदिक एज, और उसके बाद, लेकिन जब इस सभ्यता की खोज हो गई तो भारत का इतिहास और पीछे चला गया, लगभग 3000 साल पीछे। चलिए अब अगली बात करते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जब किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में पता करते हैं तो उनका काम ठीक उसी तरह से होता है जैसे एक किसी डिटेक्टिव या जासूस का काम, जो एविडेंस कलेक्ट करता है और एविडेंस कलेक्ट करके फिर जो हैपनिंग हुई है, जो भी घटना हुई है, उसके बारे में वो आइडियाज़ लगा करके उसे रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से आर्कियोलॉजिस्ट भी डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स को, एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पर ये तय करते हैं कि उस सिविलाइजेशन में लोगों का जीवन किस तरह से रहा होगा। अब इसमें कई तरह की समस्याएं भी आती हैं, तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि
जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वी आर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन मटेरियल एविडेंस। हम पूरी तरह से मटेरियल एविडेंस की स्टडी से ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा सकते हैं, बिकॉज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कुड नॉट बी डिसाइफर्ड येट। जो हड़प्पा की लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर वो पढ़ ली जाती तो शायद हमें और अधिक जानकारी उनके बारे में मिल जाती। दैट इज़ वाई वी आर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन मटेरियल एविडेंस। मटेरियल एविडेंस में भी अब कई तरह की चीज़ें होती है, उनमें से कुछ सर्वाइव कर जाती है, कुछ सर्वाइव नहीं कर पाती। जैसे कि पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स जो जनरली स्टोन या बर्न्ड क्ले या मेटल से बने होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जैसे कि क्लॉथ, लेदर, वुड, रीड्स, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती क्योंकि वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं। सर्वाइव करने वाली चीज़ों में ये जो स्टोन से बनी हुई या बर्न्ड क्ले है या मेटल है, यही सर्वाइव करती है। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि जो चीज़ें हमें मिलती हैं जनरली वो वही चीज़ें होती है जो उस समय के लोगों ने टूट फूट होने की वजह से या यूजलेस होने की वजह से फेंक दिया हो या त्याग दिया हो, और इस तरह से वो धीरे धीरे लेयर में दबती गई और अब जा कर के हम उन्हें डिस्कवर करते हैं। जो अच्छी चीज़ें होती थी वो उन्हें या तो रीयूज़ में काम ले लेते थे, इसलिए हम उनके बारे में अधिक जान नहीं पाते। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें जो कि अच्छी कंडीशन में है वो मिल जाती है, तो वो या तो लोगों ने बचा करके रखी होगी कहीं पर, स्टोर करके रखी होगी इसलिए होता है ऐसा, या फिर किसी वजह से खो गई हो तो इसलिए वो इस तरह से हमें मिल जाती है। अदरवाइज़ जो चीज़ें ज़्यादातर मिलती है वो या तो ब्रोकन होती है या यूजलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। चलिए अगली बात करेंगे। अब मेथड्स ऑफ एक्सकवेशन यूज्ड बाय मार्शल एंड व्हीलर, इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं और कुछ टर्म्स से उनको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है इसको हम आर्कियोलॉजिकल साइट का एक माउंड कहेंगे। माउंड किस तरह से डेवलप होते हैं? अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, द पीपल who live at a particular place, they produce goods, they use them, they reuse them and then they discard them. किसी भी पर्टिकुलर साइट पर रहने वाले लोग चीज़ों का उत्पादन करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, पुनर्उपयोग करते हैं और उसके बाद उनको वो त्याग देते हैं। ऐसा करके लंबे समय में वो चीज़ें धीरे धीरे डिफरेंट लेयर्स में जमा होती जाती है और बहुत लंबे टाइम पीरियड में वो एक माउंड या टीले का रूप ले लेती है। अब ये जो माउंड या टीला है ये ऊपर से नीचे एक जैसा नहीं होता, इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे ये डिफरेंट तरह की लेयर्स है, और इन लेयर्स में जो सबसे नीचे की जो लेयर होगी, जैसे कि यहाँ पर ये, वो सबसे ओल्डेस्ट होगी, सबसे पुरानी होगी, और जो सबसे ऊपर की लेयर होगी वो सबसे मोस्ट रिसेंट लेयर होगी। तो इस तरह से इन डिफरेंट लेयर्स की स्टडी की जाती है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, और ये पता किया जाता है कि कोई भी जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो किस कल्चरल पीरियड से रिलेटेड हैं और कितने पुराने हैं। अब ये जो आर्कियोलॉजी में जो इन लेयर्स की स्टडी है इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं स्ट्रेटिग्राफी। हिंदी में इसको स्तर विन्यास अध्ययन कहते हैं। तो इस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट स्ट्रेटिग्राफी के ज़रिए, लेयर्स की स्टडी के ज़रिए पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें मार्शल और व्हीलर इन दोनों ने दो अलग मेथड का यूज़ किया था जो हमारी बुक में डिस्कस किया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मार्शल, एज वी नो, ही वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1924। ही बिलीव्ड इन हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन, वो हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन में बिलीव करते थे। उन्होंने इससे पहले ग्रीस और क्रीट में भी काम किया था और वही मेथड वो इंडिया में भी लगा रहे थे, लेकिन इस मेथड में थोड़ी सी कमियां थी, इसकी अपनी एक लिमिटेशन थी। वो किसी भी माउंड में हॉरिजॉन्टली पहले मैथमेटिकली कैलकुलेशन के साथ निशान लगाने के बाद फिर उतने पर्टिकुलर प्लेस को वो एक्सकवेट करते थे, और उससे जो भी फाइंडिंग्स उनको मिलती थी, जो भी एविडेंस मिलते थे, उनको वो एक कल्चरल पीरियड के साथ जोड़ देते थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा कि लेयर्स हमेशा इस तरह से नहीं होती जैसे कि आपको ये
पहले वाली फिगर में दिखाई दे रही है एकदम सीधी सीधी। कई बार जो लेयर्स होती है वो ओवरलैपिंग भी होती है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ये वाली जो लेयर ये नीचे तक जा रही है, फिर ये वाली दूसरी वाली लेयर ये और नीचे जा रही है। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होने की वजह से अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन के साथ अगर नाप करके एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर से जो चीज़ों को रिकवर करते हैं और उन्हें किसी कल्चरल पीरियड से जोड़ देते हैं, तो वो कभी कभी गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो जो लेयर है जहाँ आपने उसको माना है उससे नीचे तक भी हो सकती है। इस समस्या का समाधान किया मॉर्टिमर व्हीलर ने। मॉर्टिमर व्हीलर जो थे वो 1944 में ASI के डायरेक्टर जनरल बनाए गए। उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी जो था उस पर अधिक जोर दिया। उनका ये मानना था कि एक पूरी लेयर जहाँ तक है उसका पूरा एक साथ स्टडी होनी चाहिए। इसलिए अभी दूसरे वाले फिगर में देखें, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जहाँ तक ये फर्स्ट लेयर जा रही है इसको पूरा कवर किया गया है, और उसके बाद इससे जो फाइंडिंग्स मिलेगी उनको एक कल्चरल पीरियड से जोड़ा जाएगा। तो ये जो विधि थी जो व्हीलर ने अडॉप्ट की थी, ये ज़्यादा प्रिसाइज थी, ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देने वाली थी। चलिए अब अगली बात करेंगे। अब जो भी ऑब्जेक्ट्स या आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, वो उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई भी करते हैं। या एक नीचे टेबल दी हुई इसमें आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल की, कि जो आर्टिफैक्ट मिला है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। वो स्टोन का हो सकता है, क्ले का हो सकता है, मेटल, बोन, आइवरी, हाथी दांत, किसी का भी बना हुआ हो सकता है। एक क्लासिफिकेशन का तरीका। दूसरा है उसका फंक्शन, कि वो किस काम में लिया जाता था। कि कोई भी आर्टिफैक्ट जो मिला है वो एक टूल था, एक ऑर्नामेंट था, एक वेपन था, या उसका यूज़ मल्टीपर्पज़ होता था, ये भी तय किया जाता है। उसके बाद रिसेम्बलेंस विद द प्रेजेंट। कई सारी फाइंडिंग्स जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती है तो वो उस समय की सिविलाइजेशन के लोग उसका क्या उपयोग करते होंगे, इस बात का अंदाज़ा वो आज उन चीज़ों का क्या उपयोग हो रहा है इससे लगाते हैं। जैसे कि क्वर्न्स यानी कि चक्कियों से अनाज पीसा जाता है, तो जाहिर है कि वो यही अनुमान लगाएंगे कि उस समय लोग अनाज पीसने के लिए इनका उपयोग करते होंगे, क्वर्न्स का उपयोग करते होंगे। बीड्स का यूज़ जनरली ज्वेलरी या गहने बनाने में होता है, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट यही अनुमान लगाते हैं कि उस समय लोग बीड्स वगैरह के गहने वगैरह बनाया करते थे। तो जो भी चीज़ें मिलती हैं उनको प्रेजेंट के यूज़ के साथ उसका रिसेम्बलेंस किया जाता है। अगली बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट की। जब भी चीज़ों को देखा जाता है तो और क्लासीफाई किया जाता है तो ये भी ध्यान दिया जाता है कि जब वो जो आर्टिफैक्ट मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं, किस जगह, किस लोकेशन पर मिले हैं। क्या एक्सकवेशन के टाइम पर वो किसी हाउस के अंदर मिले हैं, या किसी ड्रेन यानी कि नाले में मिले हैं, क्या किसी वो कब्र में मिले हैं, या किसी भट्टी के अंदर मिले हैं। तो इससे भी डिसाइड किया जाता है कि उस चीज़ का जो उन्हें मिला है उसका कहाँ पर रिलेवेंस था, कहाँ इम्पोर्टेंस था। चलिए अगली बात करते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस की। कई बार चीज़ें जो मिलती है तो हम उन्हें उनका जो यूज़ है या किस तरह से उनको यूज़ करने की मेथड थी उसका ठीक अंदाज़ा नहीं लगा पाते। हमें ये तो पता है कि हड़प्पन जो साइट्स है उसमें कई जगह कॉटन के ड्रेसेस मिले हैं, इसका मतलब कि वो कपड़े पहना करते थे। लेकिन कपड़े पहनने का स्टाइल क्या था, तरीका क्या था, ये हमें उससे पता नहीं लगता है। इसके लिए हम इनडायरेक्ट एविडेंस यूज़ करते हैं। जो वहाँ पर स्कल्पचर्स मिले हैं, जो मूर्तियाँ मिली है, उसमें उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो किस तरह से पहने हुए हैं, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कपड़े पहनने का स्टाइल क्या था। तो इस तरह से इनडायरेक्ट एविडेंस भी हम यूज़ करते हैं। फिर हम कई बार फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, the first Harappan seal that was found could not be understood till archaeologists had a contest in which to place it, both in terms of the cultural sequence and in terms of comparison with finds in Mesopotamia. जो पहली हड़प्पन सील मिली थी उसका तब तक हम जो हमने बात की अभी स्टार्टिंग में कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम को मिली थी वो सील, लेकिन वो उसका ठीक ठाक अंदाज़ा नहीं लगा पाए। तब तक इस बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा पाए जब तक कि मेसोपोटामिया से भी ठीक उसी तरह की सील्स नहीं मिली, और फिर उसके साथ हमने उसको रेफरेंस लगाया कि जितनी पुरानी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है लगभग उतनी ही पुरानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी
हड़प्पा की सिविलाइजेशन भी उतनी ही पुरानी है। चलिए अब अगली बात करेंगे। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ट्रेसिंग रिलीजियस बिलीफ। सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है आर्कियोलॉजिस्ट को वो पुराने समय के जो लोग हैं उनकी रिलीजियस बिलीव्स क्या थे इसके बारे में पता करने में। खास करके हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें अधिक प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम अभी तक उनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट अनुमान लगाते हैं, इमेजिन करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में उनके क्या धार्मिक विचार रहे होंगे। सबसे कॉमन और सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी अनयूजुअल और अनफेमिलियर ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उनको जनरली आर्कियोलॉजिस्ट ये समझते हैं कि दे मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पजेस, कि उनका कोई धार्मिक उपयोग होता होगा। जैसे कि टेराकोटा से बनी हुई एक महिला की मूर्तियाँ मिली है जो काफ़ी ज़्यादा जिसके शरीर पर आभूषण वगैरह लगे हुए हैं, तो उसे माना जाता है कि वो जरूर मदर गॉडेस रही होगी, मातृ देवी रही होगी। इसी तरह से एक पुरुष की भी मूर्ति कई जगह पर मिली है जो बैठी हुई अवस्था में और उसका जो हाथ है वो उसके घुटने पर है। यहाँ पर आप देखिए ये मदर गॉडेस का स्कल्पचर है और ये जो आप देख रहे हैं ये पुरुष की मूर्ति मिली है जो घुटनों के ऊपर एक हाथ रख कर बैठा हुआ है। इसे माना गया है कि ये भी कोई रिचुअल्स या रिलीजियस पर्सन रहा होगा, उस रिचुअल्स को परफॉर्म करने वाला पर्सन रहा होगा। अब अगली बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। कई स्ट्रक्चर्स ऐसे मिले हैं जिनको ये माना जाता है कि उनका कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस था। हमने पहले बात की द ग्रेट बाथ की जो मोहनजोदड़ो से मिला है, उसका पिक्चर ये यहाँ पर देख पा रहे हैं और ये शायद रिचुअल्स के लिए यूज़ किया जाता हो ऐसा मानना है। इसी के साथ कालीबंगा और लोथल से फायर आल्टर्स मिली है। यहाँ पर आप देखिए फायर आल्टर्स, अग्निवेदियाँ, तो इनका भी वो ये अनुमान लगाते हैं कि शायद इनका कोई रिलीजियस यूज़ होता होगा। अब डिफरेंट तरह की जो सील्स मिली है और उस पर जो रिप्रेजेंटेशंस हैं जो भी उसके ऊपर दिखाया गया है उसको लेकर भी हम कई बार उनकी रिलीजन के बारे में अनुमान लगा पाते हैं। जैसे कि एक सील पर रिचुअल सीन्स मिला है, ये वाली सील देखिए आप, ये यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, कुछ और भी एनिमल्स वगैरह भी इसमें दिखाए गए हैं और ये किसी अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट इट इज़ अ रिचुअल सीन, ये किसी न किसी धार्मिक कार्यक्रम को करने का सीन है। इसके अलावा प्लांट मोटिफ, कई सारी सील के ऊपर प्लांट्स की रिप्रेजेंटेशन मिली है। जैसे यहाँ पर आप देखिए संभवतः ये जो पीपल का पेड़ है, इस तरह के कई प्लांट मोटिव मिले, तो वो शायद ऐसा अनुमान लगाते हैं कि वो पेड़ों की भी पूजा करते थे या नेचर वर्शिपर वो लोग थे। अब कुछ एनिमल्स की भी सील हमें वहाँ पर मिली है, खास करके एक वन हॉर्न एनिमल, यहाँ पर आप देखिए एक सींग वाले जानवर की कई सारी सील मिली है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये एक यूनिकॉर्न था। यूनिकॉर्न मतलब एक सींग वाला, और ये मिथिकल था, ये कोई रियली वहाँ पर इस तरह का एनिमल था नहीं, तो ज़रूर ये उनकी कल्पनाओं में, उनकी धार्मिक मान्यताओं में इस तरह का कोई जानवर रहा होगा। अब एक और सील मिली है जिस पर एक क्रॉस लेग्ड पर्सन बैठा हुआ योगिक पोस्चर में, यहाँ पर आप देखिए ये क्रॉस लेग करके एक योगी की पोस्चर में एक इमेज है और इसके आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं। यहाँ पर आप देखिए ये एनिमल्स है, डिफरेंट एनिमल्स यहाँ पर हैं। इसके बारे में ये माना जाता है कि ये प्रोटो शिवा, आदि शिव की इमेज है और जो कि हिंदुओं में एक एक भगवान का रूप माने गए हैं, शिवा। इसके अलावा कई सारे कॉनिकल स्टोन्स मिले हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो लिंग थे, जिनको शिवलिंग की तरह शायद पूजा जाता हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। चलिए ये हमारा डिस्कशन यहाँ पर ओवर होता है, ये चैप्टर भी ओवर होता है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट कंस्ट्रक्ट पास्ट? हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट क्लासीफाई द फाइंडिंग्स? Explain the different attempts of archaeologists in order to reconstruct the religious belief of the Harappan people. Differentiate between horizontal and vertical excavation method.
चलिए ये हम यहाँ पर इसको अब ख़त्म करते हैं। आपने ध्यानपूर्वक चैप्टर को सुना, इसके लिए धन्यवाद।